हेलो गाइस, दिस इज मी त्रिगण मिश्रा। आपका इस चैनल पर फिर से एक बार और स्वागत है। तो चलिए, आपने कल एक क्वेश्चन देखा था, आज उसका अपन आंसर जानते हैं। वो क्वेश्चन ये रहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कैपिटल एसेट्स क्रेडिटर या फिर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। पढ़ के आए हैं भैया पिछली वीडियो पे, पता ही होगा क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। तो फोर्थ नंबर इज राइट आंसर। इसका आंसर आप लोग जान लिए। तो अब आज की वीडियो यानी वीडियो नंबर 9 पे क्या खास है? आज की वीडियो पे हम जानेंगे IFRS। अब ये क्या होता है, क्या इसका फुल फॉर्म, वो तो आपको पूरी वीडियो देखने पर ही पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो नंबर 9। अब अपन लोग इस वीडियो नंबर 9 पे जानते हैं कि IFRS क्या होता है। पहले तो ये IFRS बनाया क्यों गया, एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि आप एक रिलायंस में अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट की जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। तो रिलायंस की तो आउटसाइड ऑफ इंडिया बिजनेस चलता है, तो आप क्या करेंगे, उसके अलग रूल्स है, वहां पे अलग लॉज हैं। तो ये IFRS इस कारण से लाया गया ताकि एक सेम बेस मिल सके, सब लोग सेम परफॉर्मेंस कर सकें, इसलिए ताकि एक सेम एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके। ऐसा नहीं कि वहां से बाहर से रिपोर्ट अंदर आ रही है, वो समझ में नहीं आ रहा आपके कि क्या है, ये कौन सा लॉ है, ये कहां से आ गया। इसी कारण से IFRS बनाने का सेम यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। अब IFRS कैसे बना ये भी आप लोग जानते हैं, कौन बनाया ये भी जानेंगे। चलिए, आता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। आप इसको पढ़ चुके हैं मेरी पिछली वीडियो में, कब, जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे। तो ये पूरा बोर्ड क्या बनाता है, यानी ये बोर्ड IASB बोर्ड क्या बना रहा है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है। बट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बनाता है उसको दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, जो हम फॉलो करते हैं। हम दो टाइप में फॉलो करते हैं, IFRS फॉलो करते हैं एंड इंडियन GAAP फॉलो करते हैं। अब पूछेंगे भैया बार बार IFRS कर रहे हैं, होता क्या है फुल फॉर्म IFRS का? होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अच्छा खासा लंबा चौड़ा नाम है, बट मतलब बहुत छोटा सा है कि जो इंटरनेशनल के स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी अपने कंट्री में लागू करें। तो जो हमारा इंडियन वाला बनता है, इन दोनों का मिक्स बनता है, इसी कारण से हमको इन दोनों को पढ़ना पड़ता है। तो इंडियन वाला बनता है, उसका नाम बता देता हूं मैं, क्या है उसका नाम है INDAS। ये नाम है जो हम स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड नंबर 1 है, क्या लिखा जाएगा, INDAS 1, INDAS 2, इस टाइप से हम लिखेंगे। अब समझेंगे, आप इंडियन GAAP के बारे में तो जानते हैं बहुत ज्यादा चीजें, और IFRS आपको बता दिया हूं, इंटरनेशनल जो होती है। बट इन दोनों में डिफरेंस जानना भी तो जरूरी है ना, जरूरी, तभी आप जान पाएंगे कि क्यों इसमें अंतर किया गया। एक ही रख लेते, क्यों दो दो पढ़ रहे हैं। चलिए अंतर जानते हैं। पहला है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल और इसका है बेस्ड ऑन लॉ। अब इसमें ये कहता है, जैसे कोई भी चीज है आपके अकाउंट की, एग्जांपल लेते हैं, एक शेयर होता है प्रेफरेंशियल शेयर। उसमें क्या होता है बता देता हूं, आपको BST में आएगा, बट जनरल नॉलेज के लिए जान लीजिए क्या होता है अभी से। वो शेयर होते हैं जो आप मतलब देते हैं कंपनी से, क्यों देते हैं, ताकि उनको ऑनरशिप नहीं मिले बल्कि रिटर्न मिले। तो आप क्या दे रहे हैं, लोन रेज कर रहे हैं एक प्रकार से, तो ये क्या हो गया, लोन हो गया। तो ये IFRS कहता है कि ये प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो वहां पे क्या लिखा हुआ है IFRS में कि ये लोन है, बट नहीं, इंडियन GAAP में लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये आपका एक शेयर कैपिटल है, क्योंकि ये कैपिटल बढ़ा रही है। और उसी शेयर प्रेफरेंशियल शेयर को कंपनीज एक्ट 2013 में भी लिखा गया है। तो इस कारण से ये हमारे लॉ पे चलता है और ये प्रिंसिपल बेस्ड है। अब कुछ भैया आपको थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहा है मेरे को, तब सुनिए ध्यान से। जो प्रिंसिपल यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रिंसिपल हम इसको इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि इस पे आपको दिया गया कि ये आइटम अगर इस टाइप के नेचर वाले आइटम होंगे तो ये इस पे ही जाएंगे, बट यहाँ पे लॉ पे है।
अगर आप बुक में लिख दिया है कि शेयर कैपिटल आपका प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल में ही जाएगा तो जाएगा ही, और यहाँ पे उसको लोन माना गया है। यानी कभी कभी अंतर हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि प्रिंसिपल पे चलता है और ये लॉ पे चलता है। सेकंड आता है बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब फेयर वैल्यू क्या होती है, अब सुनिएगा। आपने एक एसेट खरीदा, कितने का, इधर बताता हूं, IFRS का है, तो आपने एक एसेट खरीदा 6 लाख रुपीस का, ओके, 2019 में आपने खरीद लिया, ओके, वेल डन। अब आप क्या करेंगे उसके बाद, ओके आया 6 लाख। अब आप इसको क्या करेंगे, 2020 में अगर आपको इसकी प्राइस जानना हो, 2020 में इसकी प्राइस जानना हो आपको, तो इसकी प्राइस मार्केट में क्या होगी, मान लीजिए, चलिए 7 लाख होगी, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर 7 लाख होगी इसकी प्राइस, आपकी 7 लाख होगी। तो IFRS कहता है कि 7 लाख लिखी जाएगी आपके बुक में, क्या, फेयर वैल्यू, जो अभी मार्केट में वैल्यू है वही लिखी जाएगी। इसी कारण से हम IFRS में वही वैल्यू शो करते हैं जो उसकी करंट वैल्यू मार्केट में है। उससे कोई मतलब नहीं आप कितने में खरीदे हैं, बट मतलब कहां पे आता है, इंडियन GAAP में। अगर यही सेम एग्जांपल इंडियन GAAP में उठा के रखते हैं, इंडियन GAAP में क्या दिखाया जाएगा, यही 6 लाख दिखाया जाएगा। भले यार 21 में बनाए, 22 में बनाए, 20 में बनाए, 6 लाख ही दिखाया जाएगा। क्यों, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में है, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो पहले उसको जाके देख कर आइए, फिर इस पे आके आइए। तो ये हमने समझा इन दोनों का पूरा डिफरेंस। बट बहुत सारे एज्यूप्शंस भी होते हैं क्या IFRS में, हमने इसके एज्यूप्शंस पढ़ चुके, बट कुछ इसके एज्यूप्शंस इसमें भी होते हैं। अब अपन उसको पढ़ेंगे। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपन इसमें कौन कौन से एज्यूप्शंस आते हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्रूअल एज्यूप्शन। अब ये एक्रूअल एज्यूप्शन अपन पढ़ के आ चुके हैं, पर फिर से बताता हूं क्या होता है। ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होंगे जब गुड्स का एक्सचेंज हो चुका होगा, ना कि जब आपको कैश मिलेगा। यानी अगर आपने गुड्स बेचा हो 1 अप्रैल को, भले आपको कैश मिल रहा हो 30 अप्रैल को, उससे मतलब नहीं है, बट रिकॉर्ड कब होगा, 1 अप्रैल को ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये पढ़ के आए हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो ये एज्यूप्शन, तो प्लीज पिछली वीडियो देख कर आइए, तभी आपको और इजीली से समझ में आएगा और जल्दी आप कैच कर सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न एज्यूप्शन। अब गोइंग कंसर्न पढ़ के आए हैं, क्या बोलता है, आपकी जो फर्म की लाइफ होगी वो फॉरसिबल फ्यूचर तक चलती जाएगी, यानी रुकना नहीं है आपके फर्म को। अगर अभी आप चला रहे हैं, फिर आपके बच्चे, उनके बच्चे, चैन बनती जाएगी और ये बिजनेस चलता जाएगा। किसी का इंटेंशन नहीं होता कि बिजनेस बंद करना, कोई का नहीं होता, किसी भी बिजनेस का बंद करने का इंटेंशन नहीं होता। तो ये था हमारा गोइंग कंसर्न एज्यूप्शन कि हम ये एज्यूम करते हैं कि बिजनेस हमारा चलता जाएगा फॉर इंडेफिनिट लाइफ। ओके, देन थर्ड इज मेजरिंग यूनिट एज्यूप्शन। ओके, अब पूछता हूं एक सवाल आप लोगों से, हमारी अकाउंट में मेजरिंग यूनिट क्या है? सबको पता होगा क्या है, मनी है, मनी, पैसा है हमारा। अगर आपको अकाउंट कुछ नापना हो तो किससे नापेंगे, मनी से। तो यही बोल रहा है एज्यूप्शन कि किससे नापना है आपको, वही ट्रांजैक्शन लेके आना है अकाउंट पे जो हम मनी से नाप सकते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड एज्यूप्शन। फिर आता है, ये एक अच्छा एज्यूप्शन है, कांस्टेंट परचेजिंग पावर एज्यूप्शन। अब ये एक नया एज्यूप्शन आया है जो IFRS में है, इंडियन GAAP में नहीं है। तो क्या है, सुनिए ध्यान से। ये बोल रहा है कि जब कैपिटल है, मैं शुरू में बता के आया हूं, कैपिटल 2 टाइप में डिवाइड होती है, ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग। ये पता है आपको, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल होती है। तो जब आपका अकाउंट बनेगा लास्ट में, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल ही लेकर चलनी है। अब क्यों, अब आपको सवाल आएगा क्यों लेके चलें, क्या उसमें बेनिफिट मिलेगा। अब सुनिए, जो क्लोजिंग कैपिटल होती है ना, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल होती है,
उसमें देख क्या क्या आता है। आपका अगर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो इंक्लूड रहता है। प्रॉफिट या फिर आपका लॉस में इंक्लूड रहता है। आपने ड्राइंग करी, पैसा निकाला अपने फर्म से, वो भी उसमें रहता है। वेरी गुड, सब कुछ मिल रहा है इसमें हमको। और कुछ चीजें और भी रहती हैं आपकी, डेप्री वगैरह लग जाता है चीजें, आप रिजर्व वगैरह बना लेते हैं, ये सब क्लोजिंग कैपिटल में हमारा रहता है। यानी क्लोजिंग कैपिटल आपके कैपिटल का पूरा आपको ज्ञान दे देती है। तो यही IFRS बोलता है कि आप जब अकाउंट बनाएं तो अपनी क्लोजिंग कैपिटल लेकर चलें, बस। इसके अलावा इस एसोसिएशन का और कोई मतलब नहीं है। तो आपने हमारे IFRS के चारों एसोसिएशन समझ लिए हैं। तो अब लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो अब है हमारा कि IFRS में क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, यानी क्या क्या चीजें हम बनाते हैं व्हाइल परफॉर्मिंग IFRS। समझते हैं, चलिए। पहला है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन यानी आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है पता ही है आप लोगों को। पहला आता है आपका एसेट्स, फिर आता है लायबिलिटी, ये सब पढ़ के आए हैं अपन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। फिर आता है आपका क्या, कैपिटल। कैपिटल, ये तीनों चीजें आपको दिखानी होंगी अपने कब, फाइनेंशियल पोजीशन बनाते टाइम। ओके, ये पहला हमारी स्टेटमेंट ये तैयार हो गई। सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। अब ये कौन सी स्टेटमेंट नहीं आ गई, कुछ नया नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, रेवेन्यू से आपको एक्सपेंस को माइनस करना है और फिर जो इनकम आई उसी को स्टेटमेंट टाइप से दिखा देना है। और इसके अलावा इसके स्टेटमेंट में कुछ नहीं है। वही अपने को रेवेन्यू दिखाना है, एक्सपेंस दिखाना है। रेवेन्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट है, एक्सपेंस ज्यादा है तो लॉस है, बस। प्रॉफिट एंड लॉस से हम निकाल सकते हैं। ओके। थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब बच्चे लोग आप जानिए कि इक्विटी क्या होती है। बहुत बार इसका टर्म आया इक्विटी। इक्विटी यानी कुछ नहीं, ओनली कैपिटल। आपकी कितनी कैपिटल है, यही होती है इक्विटी। अब सुनिए, अगर अब मैं बता चुका हूं कि IFRS में आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों निकालनी पड़ती है, तो बस ये स्टेटमेंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपकी ओपनिंग कैपिटल पता चल सके, क्लोजिंग कैपिटल पता चल सके। तो ये हमने पढ़ ली 3। अब चौथी आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश बहना, पानी के जैसे कैश बह जाता है। लोग कहते हैं ना पानी जैसे कैश मेरा बह रहा है। कुछ लोगों को पानी जैसे कैश आता भी है अंदर। बड़े बड़े जो हो जाते हैं मिलियनर होते हैं, उनका कैश पानी जैसे अंदर आता भी है और किसी का जाता भी है। तो ये कैसे है, जैसे अगर आपका खर्चा हो रहा है तो कैश जा रहा है, तो कितना खर्चा हुआ ये दिखा देंगे कैश फ्लो में, कितना पैसा आया ये दिखा देंगे कैश फ्लो में, कितना कॉस्ट लग गई एक गुड्स को बनाने में ये दिखा देंगे कैश फ्लो में। इस कारण से आप बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अगर आप ये सब जान ले कैश फ्लो क्या होता है, इक्विटी, तो स्टेटमेंट तो क्या है भाई, स्टेटमेंट सिंपली आपको बनाना है, बस हो गया अकाउंट के अंदर, ये समझ लीजिए। इसलिए मेन अपना कंसंट्रेशन इसमें रखिए कि ये क्या क्या है, कैश फ्लो क्या हो गया, इक्विटी क्या हो गया, कंप्रिहेंसिव इनकम क्या हो गई, फाइनेंशियल पोजीशन क्या हो गया। अब आता है नेक्स्ट नोट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब नोट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज थोड़ा नया है। अब सुनिए, जब आप कोई भी अपना अकाउंट बना रहे होते हैं तो जहां जहां जरूरत होती है वहां वर्किंग नोट्स दिखाइए कि ये चीज कैसे आ गई हमारी, ये चीज कहां से आ गई। सामने कोई यूजर बैठा है तो समझ ही नहीं पाएगा आप कहां से ला दिए। अगर आप उसको वर्किंग नोट दिखाएंगे तो इजिली समझ जाएगा। और कभी कभी आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज भी दिखानी पड़ती है ताकि वो यूजर आपको ट्रस्ट कर सके। अच्छा आप नई पॉलिसीज फॉलो करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप ट्रस्ट के लायक हैं। इस कारण से हमें नोट्स दिखाना पड़ता है, अकाउंटिंग पॉलिसीज दिखाना पड़ता है। तो ये सब चीजें जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो IFRS का, तो ये सब चीजें हमें बनानी पड़ती हैं। तो अब थोड़ा सा कुछ जनरल नॉलेज पे जाते हैं अपन कि क्या क्या IFRS करता है। थोड़ा सा अपन बुक के बाहर की चीजें जानते हैं। चलिए, तो जो हमारा
IFRS था, वो तो एक है, वो किसने लाया? IASB ने लाया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने लाया। ठीक है, IASB ने लेकर आया। तो IASB जो है इसने 41 स्टैंडर्ड्स बनाए। कि कितने बनाए? 41 आपके स्टैंडर्ड इसने बनाए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आ जाता है कि IASB ने कितने स्टैंडर्ड्स बनाए, तो आपको लिखना है 41 स्टैंडर्ड्स। ओके, ठीक है इतना। अब आप इंडिया में आइए, अपने देश में आइए। अब इंडिया में क्या होता है? इंडिया वालों ने सोचा कि हम उनके पास दो ऑप्शन थे, या वो IFRS चूज कर लें या वो GAAP चूज कर लें। दो ऑप्शन रखे गए। इंडिया वाले ठहरे चालाक, उन्होंने बोला हम दोनों करेंगे भाई, दोनों। तो दोनों ने चूज किया, तो फिर उन्होंने एक नया नाम बनाया, बोला अब हमारी मर्जी से नाम चलेगा। नाम आप जानते हैं, क्या नाम रखा? INDAS। आप समझ गए होंगे फुल फॉर्म क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना दिया नाम। इसमें IFRS भी मिक्स है आपका, क्या मिक्स है? IFRS भी मिक्स है, और सेकंड चीज क्या मिक्स है आपके इसमें? GAAP भी मिक्स है। हम दोनों चीजें पढ़ते हैं इसके अंदर, दोनों के एग्जीक्यूशन पढ़ते हैं, इसीलिए हम ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। बाहर वाले IFRS पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन हम नहीं, हम पढ़ेंगे तो दोनों पढ़ेंगे, वरना एक भी नहीं पढ़ने वाले। तो हम ऐसे वालों में से हैं, तो हम इंडियन IAS बनाते हैं। पर जो IFRS वाले हैं, अब उनका क्या नाम दिया गया? ये तो सोचने वाली बात है ना। उनको बोला गया, जैसे आप इंडिया का तो ये हो गया हमारे, ओके, तो बाहर वालों क्या नाम दिया गया? SIC, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमिटी। इसका ही नाम ही दिया गया, कोई कमिटी है नहीं। ये मान लीजिए आपका पहला स्टैंडर्ड है, तो SIC 1, फिर SI 2, फिर SI 3। तो इनका ये नाम दे दिया IFRS वालों ने। बोले कि हम सेम रख लें क्या? तो सेम मिस हो जाएगा, तो हम अलग अलग रखेंगे। तो यही था जनरली एक आपको बताने का कॉन्सेप्ट कि कितने स्टैंडर्ड लाए? 41 स्टैंडर्ड लाए। इंडियन IAS में IFRS भी होता है और GAAP भी होता है, और SIC किस में होता है? IFRS में होता है आपके। ये आप समझ गए, इसका आपने फुल फॉर्म भी जान लिया। तो ये था जनरली जनरल नॉलेज। तो एक खुशखबरी आ गई है आप लोगों के पास। क्या है खुशखबरी? आप सब जान ही गए होंगे कि हमारा ये चैप्टर खत्म। काफी बड़ा चैप्टर था, इसके 4 पार्ट बन गए, बट चिंता मत करिएगा, अगर आपको समझ में आ गया तो यू कैन क्रैक इट। आप इजिली क्रैक कर सकते हैं इस चैप्टर को। तो कॉन्सेप्ट की गहराई में जाइए। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको कॉन्सेप्ट तक लेके जाऊं, बट चलना तो आपको पड़ेगा, इसलिए आप भी डीपली पढ़िए उन चीजों को। बट आज की रीति रिवाज अब हमारे बोर्ड पर आएगी। हमारे रीति रिवाज है आपको एक क्वेश्चन देना, जो हम आपको रोज पढ़ाते हैं, उसके बेसिस पे ही हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन रहा ये, IFRS आर बेस्ड ऑन, किस पे IFRS बेस्ड होती है? पढ़ के आ चुके हैं अपन। A नंबर हिस्टोरिकल कॉस्ट, B फेयर वैल्यू, C बोथ A and B and D is none of these। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट करिए, और अगर डाउट हो ये होगा वो होगा कोई सा कौन सा होगा, उसको भी कमेंट करिए। मैं आपको अगले वीडियो पे ही सही आंसर दूंगा, ना मैं भूलूंगा ना आप भूलिएगा। और एक बात और, अगर आपको मुझसे कोई सवाल पूछना है या आपको डाउट हो रहा है अकाउंट्स में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक दी गई है, और तो और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी लिखा गया है। आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होइए, मैं आपको तुरंत जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक बात और, आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि आपका मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि कैसा लग रहा है, उसके हिसाब से मैं चेंजेस कर लूंगा। तो आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, यानी एंड करते हैं। बट एक नेक्स्ट वीडियो किस पे होने वाली है? हमारी चैप्टर नंबर 4, क्योंकि 3rd हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है।
तो आप जाइए और अच्छे से पढ़िए थर्ड को। बट नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो चैप्टर 4th पे है, उसका नाम है बेसिस फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के 2 बेसिस होते हैं, नाम है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको अगली वीडियो पे आने पे ही पता चलने वाला है। तो अगले वीडियो पे भी हमको ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय।